अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट के बारे में, जो कि साइकोलॉजिकल टेस्ट है, जिसका नेम है बेंडर गेस्टॉल टेस्ट। इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगी कि बेंडर गेस्टॉल टेस्ट क्या है, किस चीज़ को मेजर करता है, क्यों यूज़ किया जाता है, किस एज के लिए होता है, लेने का तरीका क्या है टेस्ट को, स्कोरिंग और इंटरप्रिटेशन। अगर आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं या क्लिनिकल फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। अब हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की, जो कि इसके नीचे ही मेंशन्ड है एक मैनुअल के तौर पर। आप ये देख सकते हैं जीबीटी का इंट्रोडक्शन। बेंडर गेस्टॉल टेस्ट एक प्रोजेक्टिव और परसेप्चुअल मोटर टेस्ट है। इस टेस्ट में बच्चों और अडल्ट्स को कुछ डिज़ाइन दिए जाते हैं, दिखाए जाते हैं, जिन्हें वो कॉपी करते हैं। बेसिकली जीबीटी जो है वो बेंडर विजुअल मोटर गेस्टॉल टेस्ट से निकला है और इसे डिवेलप किया लोरेटा बेंडल ने 1938 में। ये टेस्ट गेस्टॉल साइकोलॉजी का प्रिंसिपल पर बेस्ड है। गेस्टॉल का मतलब है यानी चीज़ों को पूरे तरीके से समझना, ना कि उसे आधा आधा करके समझना। अब बात आती है इस टेस्ट को मेजर क्यों किया जाता है। बेंडर गेस्टॉल टेस्ट से हमें कुछ चीज़ों का पता चलता है, जैसे विजुअल मोटर इंटीग्रेशन, डेवलपमेंट लेवल, ब्रेन डैमेज या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, इमोशनल डिस्टर्बेंस या फिर लर्निंग डिफ़िकल्टीज़। इन चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है इस टेस्ट के करने से। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ भी बताती चाहूँ कि इसकी एज रेंज क्या है। वो यहाँ पर मेंशन नहीं है, लेकिन इन्फॉर्मेटिवली यहाँ पर आपको बता दी जाएगी कि एज रेंज इसकी क्या है। बेंडर गेस्टॉल टेस्ट जो नॉर्मली यूज़ होता है चिल्ड्रन पे 4 से 11 साल तक, और एडल्ट्स में यूज़ होता है न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट के लिए। अब हम बात करेंगे इसके प्रोसीजर के बारे में कि ये टेस्ट लिया कैसे जाता है। इसके नीचे ही मेंशन है इसका प्रोसीजर, आप ये देख सकते हैं। हम सबसे पहले जो हमारा पार्टिसिपेंट है उसे हम एक बिल्कुल सेपरेट प्लेस पर उसे बिठाते हैं और उसे पेंसिल और ब्लैंक पेपर देते हैं। इसमें इरेज़र अलाउ नहीं होता और टाइम लिमिट भी ज़्यादा नहीं होती। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कौन सी चीज़ है जिसे हमारा पार्टिसिपेंट कॉपी करता है। आप ये देख सकते हैं, ये कुछ डिज़ाइंस हैं। ये 9 कार्ड्स होते हैं जिन्हें 1 बाय 1 अपने पार्टिसिपेंट को दिखाना होता है, जिसे वो देखकर कॉपी करता है। ये बेसिकली मैनुअल है, इसलिए इसके ऊपर इकट्ठे ही 9 कार्ड्स बने हुए हैं। अब देख सकते हैं ये टोटल 9 कार्ड्स हैं जिन्हें हमारा पार्टिसिपेंट ड्रॉ करता है। हम उससे 1 बाय 1 ये कार्ड्स दिखाते हैं और जब वो उसे ड्रॉ कर लेता है तो हम उसे नेक्स्ट दिखाते हैं। मैं अपने पार्टिसिपेंट को एक ब्लैंक नोटबुक दूंगी और साथ में एक पेन, जिस पर वो उसे ड्रॉ कर सकेगा। ये देख सकते हैं मैंने एक ब्लैंक नोटबुक ली है जिस पर जस्ट लाइंस लगी हैं। हम एक वाइट पेपर भी ले सकते हैं। अगर आपके पास वाइट पेपर अवेलेबल नहीं है तो आप इस तरह की कोई सी भी नोटबुक ले सकते हैं, लेकिन फिर हम उसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे ताकि टेस्ट को करने का मकसद सही से पूरा हो सके। बेशक पेज वैसा नहीं है, लेकिन टेस्ट सही से किया जा सकेगा इस पेपर के ऊपर भी। आप देख सकते हैं मेरे पार्टिसिपेंट ने इसे कम्प्लीटली पूरा कर लिया है और इसने पेज की से दूसरी डायरेक्शन ली है, क्योंकि सेम डायरेक्शन पे आंसर्स का सही पता नहीं चलता। आप इसे किसी भी पेपर पे ड्रॉ करवा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि ब्लैंक पेपर हो। ये आप देख सकते हैं ये टोटल 9 शेप्स हैं, क्योंकि 9 कार्ड्स ही थे। बेंडर गेस्टॉल टेस्ट के ओनली 9 कार्ड्स होते हैं जिन्हें हम 1 बाय 1 दिखाते हैं और फिर ड्रॉ करवाते हैं।
अब ये ड्रॉ हो चुके हैं, अब बारी आती है इसकी स्कोरिंग की एंड देन इसकी इंटरप्रिटेशन की। आप देख सकते हैं ये एक मैनुअल है, एक पीडीएफ फॉर्म में है। ये आपको गूगल पर आपको इजीली कहीं भी किसी भी वेबसाइट पर आपको मिल सकती है। आप इसे बाय कर सकते हैं, इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अंदर इस टेस्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि ये टेस्ट लिया कैसे जाता है, किस एज रेंज पे, जो भी चीज़ें इस टेस्ट के मुतालिक हैं वो सब कुछ इसमें बताई जा चुकी होती हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये टेस्ट जो लिया जाता है उसके शेप्स के बारे में कि वो कितने % ठीक होता है और कितने % नहीं, फिर आप उससे देखकर आप स्कोरिंग कर सकें ताकि आपके लिए मुश्किल ना हो। ये वो कार्ड्स आ चुके हैं जो दिखाए थे। देन आप उसकी डिफरेंट शेप्स देख सकते हैं कि कौन सी शेप कितनी ठीक होनी चाहिए और कितनी गलत। ये सब कुछ उसके बारे में लिख दिया गया है यहाँ पर। मीन्स कि इस टेस्ट के बारे में हर चीज़ इस पीडीएफ में क्लियरली बता चुकी है। अब हम इसी को देखते हुए इसी की मदद से हम अपने टेस्ट को स्कोर करेंगे। जो कि हमने ड्रॉ करवाया था वो हम स्कोर करवाएंगे और देन फिर उसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे। अब आप ये देख सकते हैं ये बेंडर एडल्ट स्कोरिंग शीट है। ये जो शीट है इसी पे हम स्कोरिंग करेंगे, जो टोटल आएगा वही हमारा फिर स्कोर होके इंटरप्रेटेड होगा। तो अब हम यहाँ पर तो नहीं, लेकिन इससे हम मैनुअल में ज़रूर स्कोर करेंगे। आपको दिखाते जाते हैं कि हमने स्कोरिंग कहाँ पर की हुई है। स्कोरिंग की हुई है, ये टोटल 0 है और इसका टोटल भी 0 आया है। अब मैं यहाँ पर आपको बताती जाऊँ कि 0 से क्या मतलब है। हम जाते हैं फिर से इसके मैनुअल पर, वहाँ पर इसकी डिटेल लिखी है, इसके स्कोरिंग का तरीका लिखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये मैनुअल में दिया हुआ है इसके स्कोरिंग का पॉइंट, इंटरप्रिटेशन भी है और साथ में स्कोरिंग का पॉइंट भी यहीं पर ऐड है। ये आप देख सकते हैं हमारी जो टोटल स्कोरिंग होकर आई है वो है 0। यहाँ पर क्लियरली ये बताया जा रहा है कि अगर कहीं से भी जो कि मिस्टेक आती है, लाइक इसके लास्ट पे बताया हुआ था कि कितने % ठीक होता है। 0 स्कोरिंग आई है जो कि हमने चेक की है यहाँ इस मैनुअल से। आप देख सकते हैं ये सारे % में बताया गया है, लेकिन हमें बहुत हेल्प होती है अपने मैनुअल से एक बार चेक करने से, क्योंकि फिर स्कोरिंग में प्रॉब्लम नहीं आता। इस लिहाज से हमने अपनी जो ड्राइंग थी वो हमने चेक की थी। आपको एक बार दोबारा दिखा देते हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट ड्राइंग बनी हुई है। मेरे लिहाज से तो थोड़ी सी बीच में प्रॉब्लम है, लेकिन उसे भी कंप्लीट कर दिया गया है। इसे हम ड्राइंग भी कह सकते हैं और शेप्स भी कह सकते हैं। बेसिकली ये बच्चों के लिए तो ड्राइंग ही है, लेकिन बड़ों के लिए ये शेप में कन्वर्ट हो जाता है। जहाँ तक बात आती है इसकी स्कोरिंग की, वो 0 आई है। इससे मुराद ये है कि अगर बीच में कहीं प्रॉब्लम आएगा, लाइक उस पॉइंट में आप उस शेप में देख सकते हैं कि कहीं पे भी प्रॉब्लम आएगा, जैसे ये बताया हुआ है, इसके नीचे बताया हुआ है, तो वो उस जगह पर 1 लगा दिया जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एक्यूरेट है, और वहाँ पर 0 लगा दिया जाएगा। आप इसे देख सकते हैं, ये प्रॉब्लम आप देख सकते हैं जो बताई हुई हैं, ये देख सकते हैं, ये वाली देख सकते हैं। इन सब में कहीं ना कहीं मिस्टेक ज़रूर है। अगर कोई ना कहीं मिस्टेक होगी तो हम उस जगह पर उस पॉइंट के सामने 1 लगा देंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पॉइंट्स हैं सारे स्कोरिंग के। ये हमने यहाँ पे स्कोर किया हुआ है और ये इसके स्टेप्स, पॉइंट्स कह लें या स्टेप्स कह लें, जो बेहतर लगे, उसको हमने स्कोर किया है। तो इस लिहाज से मेरी जो ड्राइंग है, मेरी जो शेपिंग की गई है, जिस पार्टिसिपेंट ने की है, उसकी जो ड्राइंग कह लें या शेपिंग कह लें, वो बिल्कुल ठीक थी, एक्यूरेट थी। तो इस लिहाज से उसका टोटल भी 0 आया है। अब बात करते हैं इसकी मीन वैल्यू की, स्टैंडर्ड डेविएशन की और साथ में ग्रेड्स के बारे में, एंड देन फिर इसकी इंटरप्रिटेशन पर हम आ जाएंगे।
ये मैनुअल में बताया गया है इसके बारे में, वहाँ पर इसका अपना प्रॉपर मैनुअल है, लाइक अपना प्रॉपर टेबल है जो यहाँ बताया गया है, वो हम आपको दिखाते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये है इसका प्रॉपर मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन स्कोर्स। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये क्या बता रहा है। ये इसने यहाँ पर एज बताई है, अगर आपके पार्टिसिपेंट की एज इनमें है, जबकि इनमें ही होनी चाहिए क्योंकि बिकॉज़ हर टेस्ट के अपनी एज रेंज है, तो इसकी भी ये एज रेंज है, उसके अंदर ये एन है और साथ में मीन है और स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये इसने बताई हुई है। अगर आप इनमें कहीं फॉल करते हैं तो आपके स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू भी आपकी एज रेंज के मुताबिक होनी चाहिए। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो हमारे ये जो मीन वैल्यू और स्टैंडर्ड वैल्यू हैं वो कम्प्लीटली शो हो रही हैं ज़ीरो पर, जिसकी वजह से हमारे ग्रेड भी ज़ीरो आ रहे हैं। अगर स्टूडेंट के कहीं बीच में प्रॉब्लम होती आपके पार्टिसिपेंट की, तो आपकी जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं इसमें फॉल कर रही होती, इसमें कहीं ना कहीं फॉल कर रही होती और आपको फिर उसके एग्जैक्ट तरीके का भी पता चल जाता। जबकि हमारी वैल्यू आई है ज़ीरो, इसलिए हमारी हर चीज़ डायरेक्टली ज़ीरो में बेस्ड ऑन हो रही है। अब हम बात करते हैं इसकी इंटरप्रिटेशन की, जो कि इसके नीचे ही मेंशन्ड है। ये आपको मैनुअल में भी मिल जाएगा जो कि गूगल पर अवेलेबल होता है। अब हम बताते जाएंगे, इस बारे में बात करेंगे कि इसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो किस तरह से की जाती है। इंटरप्रिटेशन का सबसे पहले तो मतलब ये है कि रिज़ल्ट्स क्या आए हैं। सबसे पहले हम चिल्ड्रन में देखेंगे, अगर ज़्यादा एरर है तो ब्रेन इमोशनल का प्रॉब्लम हो सकता है, मैनिपुलेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। इसमें कम एरर होंगे तो एज के मुताबिक डेवलपमेंट उसकी हो रही होती है। अब इसके मैनुअल में एक बार जाके फिर से देख लेते हैं, जहाँ पे ये एग्जैक्टली बताया हुआ है इसकी इंटरप्रिटेशन के पॉइंट में। आप ये देख सकते हैं इसकी इंटरप्रिटेशन ये अडल्ट्स के बारे में है, चिल्ड्रन के ऊपर है, हर चीज़ मतलब अलग अलग इसमें बताई गई है। अब हम बात करते हैं अडल्ट्स की इंटरप्रिटेशन में। अडल्ट्स में उन्होंने बोला है कि सर्वल डिस्ट्रैक्शन तब आती है जब पॉसिबल हो कि ब्रेन इंजरी हुई है, रोटेशन जब आए तो तब हम कह सकते हैं कि न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शनिंग है, और जब पुअर इंटीग्रेशन आए तो ऑर्गेनिक ब्रेन इशू भी हो सकता है। अब बात की जाती है इस टेस्ट के लिमिटेशन के बारे में। बेंडन के स्टॉल टेस्ट कुछ लिमिटेशंस भी रखता है, जिसमें वो कहता है कि अकेले टेस्ट को डायग्नोस करना ही सिर्फ काफ़ी नहीं है डायग्नोस के लिए, मतलब बीमारी को जानने के लिए, प्रॉब्लम को समझने के लिए। इमोशनल इंटरप्रेशन सब्जेक्ट्स को सिर्फ देखता नहीं है, प्रैक्टिकल से परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो सकती है, लेकिन ज़्यादा बेहतर यही है कि साथ में कुछ और तरीके भी यूज़ किए जाएं, सिर्फ टेस्ट करने के हद तक नहीं रहा जा सकता। अब बात करते हैं अपने टेस्ट के इंटरप्रिटेशन के बारे में। तो ये क्लियर कर दिया गया है इस इंटरप्रिटेशन में। आप देख सकते हैं कि इसमें बताया गया है कि मेरे पार्टिसिपेंट ने जो ड्राइंग बनाई है, जो शेप्स ड्रॉ किए हैं वो एकदम ठीक हैं, उनकी स्कोरिंग भी ज़ीरो आ चुकी हुई है। तो इस लिहाज से उसे ज़्यादा मीन्स उससे प्रॉब्लम इशू किसी भी तरीके का इस टेस्ट का जो इश्यूज़ चेक कर मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है वो इश्यूज़ इसको नहीं है। आई होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।